वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 28 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से साथ ही इन सभी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर देंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास 28 जुलाई 2021। पहला प्रश्न है, Which site of India has been included in the UNESCO World Heritage Sites recently? हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है, और गुजरात का धोलावीरा जो है हड़प्पा युग का महानगर माना जाता है भी। और ये यूनेस्को के विश्व विरासत साइट्स में सूची में इसको शामिल किया गया, धोलावीरा जो गुजरात का है। अब इसी के साथ भारत में अब कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। यह एक दो दिन पहले ये 39 था, लेकिन अब 39वां भी एक दो दिन पहले एक और शामिल हुआ था, और ये एक और शामिल हो गया ये धोलावीरा। अब इसके साथ ही कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर भारत से हो गए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। गुजरात में है ये, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और यूनेस्को के बारे में भी देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945, और इसका फर्स्ट सेशन जो है हुआ था यूनेस्को का बैठक 4 नवंबर 1946। एग्जाम्स में स्थापना के रूप में इन दोनों में से कोई भी दोनों पूछा जा चुका है। एक्चुअली में तो स्थापना वर्ष ये हुआ, लेकिन कभी कभी इसको भी ऑप्शंस में देता है और इसको नहीं देता है, तो उस समय आंसर को यही माना जाएगा। चलिए, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल अदुरे अजुले हैं। चलिए, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्टर हो गए इसमें। अब आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर, अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये 40 हो गया, एक दो दिन पहले 39वां एक और शामिल किया गया है भारत से विश्व धरोहर सूची में, तो वही है काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर। देखिए यहाँ पे इसको लिखित में हम दिखाते हैं। देखिए, तेलंगाना का काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी एक दो रोज पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था, अब 40वां बन गया ये आज गुजरात का धोलावीरा। चलिए, तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन भी हमने देख लिया। बौद्ध अवशेष, ये भी न्यूज इसी से संबंधित न्यूज है। देखिए, अभी जो है क्या हुआ कि असम राज्य का 3 स्मारक स्थल को आदर्श स्मारक के रूप में चुन लिया गया है। ये कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं, तब जानते हैं ये आदर्श स्मारक बनकर के होगा क्या। तो आंध्र प्रदेश के 3 स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। कौन कौन है? जिला गुंटूर में नागार्जुन कोंडा स्मारक, और सालीहुंडम जिला श्रीकाकुलम में बौद्ध अवशेष, और जिला अनंतपुरम के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर। इन तीनों को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। चुनने से इसमें अब होगा क्या, इन सभी स्मारकों के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेज, रोशनी इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं वहां अब उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यही होता है आदर्श स्मारक के रूप में चुन लिए जाने पर। तो ये हुआ, इसलिए ये बौद्ध अवशेष हुआ। और लिवरपूल, ये भी एक हमको लगता है अभी इसी वीक का न्यूज है, बहुत जल्दी हाल ही का है, ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। इसको क्या किया, यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से इसे बाहर कर दिया है, ये डेंजर जोन में आ गया है। और ये लिवरपूल जो है इंग्लैंड में इंग्लिश पोर्ट एक सिटी है, और वो उसका जो क्राइटेरिया है यूनेस्को का, उसके हिसाब से अब ये नहीं, अब ये डेंजर जोन में जाने लगा है, तो इसे अब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची से इसको बाहर कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है।
तो सभी ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ ये इस तरह से करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी। यदि हाँ तो क्या करके बताना है कि पसंद आया, आप लोग तो समझदार हैं, कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कौन सी स्पेशल दास्ता का गठन किया है? तो ये किया है स्पेशल 40, स्पेशल हिंदी में बोले तो स्पेशल 40, इंग्लिश में स्पेशल 40, वही हुआ। तो ये मध्य प्रदेश। इंदौर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के यौन अपराधियों से बचाने और उनके खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये 40 सदस्यीय महिला दस्ते का गठन किया है, उसी का नाम है ये स्पेशल 40। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये स्माइल क्या है? स्माइल ये भी हाल ही में केंद्र सरकार ने भिखारियों के पुनरुत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए एक योजना लॉन्च किया है, उसी का नाम है स्माइल। इसके द्वारा भिखारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं जैसे, आइए यहाँ पढ़ते हुए देखते हैं, जैसे उनके पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, आर्थिक सहायता इत्यादि जैसे अन्य सुविधाएं प्रदान कराए जाएंगे। और यह योजना, स्माइल योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन है अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। इससे पहले थावर चंद गहलोत थे, जो कि अब कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं। और कल का न्यूज है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो गया है। वो सभी भी आगे हम लोग देखेंगे आगे के न्यूज में। कल रात मैंने न्यूज पर सुना, ऑल इंडिया रेडियो पर नए मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया है। हो सकता है आज 28 जुलाई है, आज हो सकता है वो शपथ भी ले लें। देखिए आगे न्यूज में हम लोग फिर देखेंगे। तब तक के लिए आइए यहाँ पे। तो ये स्माइल हो गया। सॉरी, विक्ट्री पंच ये क्या है? ये टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक अभियान शुरू किया गया था खेल मंत्री के द्वारा, उसी अभियान का नाम है विक्ट्री पंच। खेल मंत्री ने उद्घाटन किया था, इसका शुरुआत किया था इस अभियान का। कौन है खेल मंत्री? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ध्यान देंगे इस पर। पावर सैल्यूट ये क्या है? तो एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना को सर्विस सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए एक पहल का शुरुआत किया था, उसी का नाम है पावर सैल्यूट। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छी लगी होंगी। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 27 जुलाई को। इसको मिटाने दीजिए, ज़्यादा लिखा गया। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस, इंग्लिश में बोले तो रेजिंग डे, मनाया है। सीआरपीएफ का यह 83वां स्थापना दिवस है, जो 27 जुलाई इसी 2021 को मनाया गया। सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह है। तो ये सब आपको जरूरी फैक्ट्स हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 26 जुलाई को हाल ही में क्या मनाया गया? 26 जुलाई को याद होगा आपको, कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, अभी एक दिन पहले, 27 से पहले। आइए इसके बारे में देखते हैं, कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और 2021 का बात करें तो ये कारगिल विजय दिवस का इस बार 22वां सालगिरह है। और इसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था इस युद्ध में, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। ये परीक्षा में इस तरह से अलग से पूछा जाता है। अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए अगला ऑप्शन है 24 जुलाई। इस दिन क्या हुआ? आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है। आइए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा इस बार 161वां आयकर दिवस मनाया गया है 24 जुलाई को। और सीबीडीटी के बारे में देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसी का शॉर्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसका स्थापना 1944 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और इसके अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्र हैं। तो ये तो था डायरेक्ट टैक्सेज अर्थात प्रत्यक्ष कर। एक है होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेज अर्थात अप्रत्यक्ष कर। इसका सीबीआईसी के बारे में देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 1 जनवरी 1964 को, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और इसके अध्यक्ष प्रणब कुमार दास हैं। तो ये रहा इस ऑप्शन का। अब 23 जुलाई को देख लेते हैं, इस दिन क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। इसके बारे में डिटेल से हम लोग तो इसे कई बार देखे हैं, बता दें क्या? चलिए देख लेते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यहाँ देखिए 23 जुलाई को 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा मुंबई स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष
23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1936 में क्या हुआ कि इस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मुंबई में जो थी, उसको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल कर लिया गया और ऑल इंडिया रेडियो का नाम इसे दे दिया गया और इसी को, इसका ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना भी इसी समय से माना जाता है। 1956 में इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाने जाना लगा। देश में इसकी कैपेसिटी की बात करें ऑल इंडिया रेडियो का, तो देश की लगभग पूरी आबादी या यूँ कहें 99% से अधिक क्षेत्र तक आकाशवाणी का पहुंच है, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे आसान कोई चीज़ है कम्युनिकेशन का तो वो है रेडियो। आप कहीं भी कम खर्च में और किसी भी स्थिति में आप देश विदेश से जुड़ सकते हैं, सभी जान सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्थापना इसका वही 1936 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल एन वेणुधर रेड्डी हैं, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। इसे स्पेशल याद रखेंगे, नियुक्ति में पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, हाल ही में कौन भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है? तो ये बना है कांडला। एक्चुअली में ये देखिए यहाँ पे मैं दिया हूँ कासेज, इसका फुल फॉर्म है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी को भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये बन गया है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कासेज जो है 2019 में 25,000 पेड़ पौधों के मुकाबले अब यहाँ 3,50,000 पेड़ पौधे हो चुके हैं। ये भी इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में ये सब इसे दिया गया है। और कांडला गुजरात के कच्छ जिले में है, ये कुछ लोग ना जानते होंगे इसलिए मैं इसको दे दिया हूँ जानकारी के लिए। तो ये हुआ, तो गुजरात में है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मथुरा ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा हुआ है। कहाँ पे? तो ये मथुरा में। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा हुआ है, जो कि भारत का पहला है। तो ये मथुरा में हुआ है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से होगा। पेरुमकुलम ये भी न्यूज में रहा है। तो ये केरल की पहली बुक विलेज अर्थात किताब वाला गांव, जो जिसे हिंदी में कहेंगे तो बुक विलेज बन गया है पेरुमकुलम। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जन अभियान चलाते हैं। तो इसलिए इस गांव को जो है पेरुमकुलम केरल का है, इसे पहले बुक विलेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुल्लू ये भी न्यूज में रहा है। तो भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास यहाँ कुल्लू में ही शुरू किया गया है और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू। यहीं पे भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया है और यह फल चाइना से लाया गया है। चलिए, और हाँ सभी ऑप्शन हो गए। अगला देखते हैं। अभिनय की देवी के नाम से प्रचलित जाने माने अभिनेत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो वे हैं जयंती। ये जो है अभिनेत्री जयंती के द्वारा हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित 5 भाषाओं में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया है। तो इनके बारे में मैं गलती किया, यहाँ पे फोटो इनका नहीं लाया ताकि आपको अच्छा, अब कोशिश करूँगा, कोशिश क्या अगले सभी क्लासों में अब करंट अफेयर्स में जहाँ फोटो जरूरी है वहाँ फोटो भी अब इंक्लूड किया जाएगा, वेबसाइट पर भी टायर एजुकेशन के और यहाँ पढ़ाते समय भी। तो धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव होगा दोस्तों, बस आप लोग की सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। भागीरथी अम्मा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, क्योंकि निधन से संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शन तो आपको मालूम है। मैं प्रश्न के हिसाब से ही ऑप्शन भी रखता हूँ, जिससे कि आपको हाल फिलहाल के वैसे न्यूज अपडेट हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए, तो भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हो गया है। आइए इनके बारे में थोड़ी सी अच्छे से यहाँ पढ़ के देख लेते हैं। भागीरथी अम्मा भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हुआ ये था कि वो जब 9 साल की उम्र में ही तृतीय कक्षा में अपनी शिक्षा छोड़ दी थी। किसी कारण बस पढ़ाई नहीं पूरी कर सकी आगे का। लेकिन जब वो 105 वर्ष की हुई तो उन्हें यह एहसास हुआ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, मानवीय जीवन में। तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए और लोगों में ये भावना भरने के लिए कि शिक्षा का क्या महत्व है, 105 वर्ष की उम्र में वो पुनः शिक्षा को जारी रखने का फैसला किया और इसके लिए केंद्र सरकार ने उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो ये रहा भागीरथी अम्मा के बारे में, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा। ये अलग से प्रश्न इस तरह का बन सकता है, ध्यान देंगे। सुरेखा सीकरी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और जाने माने अभिनेत्री थी। इनका भी सुरेखा सीकरी का हाल ही में निधन हो गया है और ये अनेकों फिल्म और टीवी कार्यक्रम जैसे तमस, जुबेदा, बधाई हो, बालिका बधू, ये सभी में इन्होंने काम किया था।
निर्मल कौर ये कौन है? तो ये पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान थी। इनका भी निधन हो गया है और ये इसलिए और खास है कि ये जो हम लोग के भारत के प्रसिद्ध धावक और ओलंपियन थे, कौन थे? मिल्खा सिंह, उनकी ये पत्नी भी थी। हालांकि अब दोनों का ये जब इनका मौत हुआ निर्मल कौर का, तो इनके मरने के एक ही सप्ताह के आसपास में मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। तो अब दोनों व्यक्ति नहीं रहे इस दुनिया में। चलिए, तो ये रहा। इससे अगला है, हाल ही में कहाँ बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया है? ये असम में। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव, ये याद रखेंगे, हो सकता है केवल राज्य स्तर पर ये असम का नाम देकर ही प्रश्न पूछ ले कि कहाँ हुआ है। अगर ज़्यादा डीपली अगर गया एग्जामिनर तो ये इन दोनों में से किसी नाम को ऑप्शन में दे सकता है। तो असम के डीमा हासाओं के मांदेर डीसा गांव में ये बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री जी ने। इसके द्वारा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बांस के विभिन्न प्रकार उत्पादित होने से विभिन्न कार्यों में उपयोग कर क्षेत्र के निवासी लाभ अर्जन करेंगे। बांस का प्रयोग आप लोग तो जानते ही हैं, पेपर मिल में, अगरबत्ती में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, डलिया, बहुत चीज़ बनाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। तो उस तरह से वहाँ लाभ होगा वहाँ के निवासियों का। तो ये बांस औद्योगिक पार्क सीधे याद रखना है, कम से कम असम, ये दोनों भी याद रखेंगे। असम में हुआ है तो असम का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। हरियाणा, ये क्यों न्यूज में है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब 2022 में होगा। तो होगा 2022 में, लेकिन कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में ही होगा। तो ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो होने वाला था कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है, अब 2022 में हरियाणा में होगा, इसलिए ये याद रखेंगे। गोवा, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया जाएगा और ये 52वां संस्करण होगा जब गोवा में इस बार होगा। कब होगा? तो ये 20 से 28 नवंबर इसी वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। झारखंड की न्यूज में है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल हम लोग कहते हैं, SAIL सेल, उसके सहयोग से झारखंड के बोकारो में भारत का एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा हुआ है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री को वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कैस सईद हैं, उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। क्या हुआ था? तो ट्यूनीशिया में कोविड-19 और अन्य समस्याओं को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हिचेम मिचीची को बर्खास्त कर दिया है, तो इसलिए न्यूज में रहे हैं। तो ये पूछ सकता है और कम से कम आपको ट्यूनीशिया के बारे में ये स्टैटिक्स भी देखिए। ट्यूनीशिया का राजधानी ट्यूनिस है, करेंसी ट्यूनीशियन दिनार है, प्रधानमंत्री ये थे हिकेम मिचीची, तो ये इनको बर्खास्त कर दिया गया और प्रेसिडेंट कैस सईद हैं। चलिए लेबनान, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, इसलिए, और क्या नाम था उनका? साद हरीरी। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा इसलिए दिए कि जब वो प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे तो उसके बाद से सदन में वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके और सरकार बनाने में असफल रहे, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। और कैपिटल क्या? कैपिटल तो बेरूत हो गई। करेंसी क्या है? तो लेबनानीज पाउंड है। हैती के बारे में देखते हैं। हैती के भी नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? एरियल हेनरी। हमको लगता है 4-5 रोज पहले की न्यूज है ये। हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी। हैती का राजधानी कहाँ है? पोर्ट एऊ प्रिंस। करेंसी क्या है? हैतियन ग्रोडे। ये सब देखिए, हमको ये सब पढ़ाते पढ़ाते ये सब याद है, आपको ज़्यादा जरूरी है। आपको इससे हमसे अच्छे से जबान पर सभी लगभग ये सब फैक्ट्स होने चाहिए जो मैं अभी बिना देखे बता रहा हूँ। सीरिया, यह क्यों न्यूज में रहा है? तो राष्ट्रपति के रूप में फिर से सीरिया के राष्ट्रपति ने शपथ लिया है। क्या नाम है उनका? बशर अल असद। ये लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति। सीरिया का राजधानी कहाँ है? दमेस्कस। करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और प्रेसिडेंट बशर अल असद, वो तो हो ही गए। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का घोषणा किया है? इस बात की चर्चा हम लोग ऊपर में ही अभी इसी क्लास में किए थे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यहाँ हैं। इन्होंने उम्र संबंधी कारणों के कारण अब इस्तीफा देने का घोषणा किया है और आज है 28 जुलाई 2021। उम्मीद है कि आज नए मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेंगे, तो शाम तक न्यूज तो आ ही जाएगा। न्यूज ऐसे नाम उनका आ गया है
वो कल रात ही ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर वो दे रहा था, मैंने सुना रेडियो पर। तो वो आज छप ही जाएगा सभी न्यूज़पेपर्स में, तो आज शाम तक वो अपने टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा और कल आपको यूट्यूब पर करंट अफेयर्स वीडियो क्लास में मिल जाएगा। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? 75 वर्षीय BS येदियुरप्पा इस्तीफा देने का फैसला लिया है। 2 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी का सरकार है वहाँ। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री आज देखिए हो सकता है फुलफिल हो जाए। गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, इनके बारे में भी ऊपर हमने चर्चा किया था। असम क्यों न्यूज में है, असम के बारे में देख लेते हैं। हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो कर्नाटक के। अब असम के बारे में हम लोग देखते हैं। असम का राजधानी क्या है? दिसपुर है। ये सब देखिए मुझे टोटल याद है, इस तरह से आपको भी एकदम जबान पर होना चाहिए, जो कि परीक्षा में आपको सबसे आगे रखेगा ये सब कमांड। असम का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और ये नए हाल ही में बनाए गए हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। हो गया असम का। उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? दो ठो है। देहरादून है विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री यहाँ भी नए बनाए गए हैं, इसीलिए नए नए जो बनाए गए हैं उन्हीं को ऑप्शन में मैंने रखा है चुन के। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। चलिए, और वहाँ पे उत्तराखंड में गवर्नर राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और अरुणाचल प्रदेश में इसका राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। चलिए, अगला है भारतीय नौसेना का पोत तलवार किस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है? तो ये कटलैस एक्सप्रेस 2021 में भारतीय नौसेना का जहाज जो है तलवार वो शामिल हो रहा है। कटलैस एक्सप्रेस 2021 नौसैनिक अभ्यास है ये, और इसका आयोजन 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। और इस अभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। और नौसेना से बात हो रही है तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख एडमिरल रवनीत सिंह हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं। TTX 2021 ये क्या है? तो हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया गया था, उसी का नाम है TTX 2021। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ये 1-2 रोज पहले की न्यूज है। भारतीय सेना द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक अभियान या ऑपरेशन कहिए उसको शुरू चलाया गया था, उसी का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। इसमें क्या होगा? तो इस ऑपरेशन के दौरान दूर दराज के गाँवों को बुनियादी चिकित्सा सहायता मानव और पशु दोनों के लिए प्रदान किया जाएगा। यही है ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा। पासेक्स ये क्या है? तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर में अभ्यास किया था, उसी का नाम है पासेक्स। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में। ऐसे दोस्तों कल भी न्यूज महत्वपूर्ण न्यूज बहुत कम ही मिले थे, 9-10 ही मिल पाए थे, तो कुछ क्वेश्चन हम पिछले क्लास से यहाँ रिपीट कर दिए हैं, मात्र 1-2 ठो जो कि महत्वपूर्ण है। आपको 1 मिनट लगेगा, जरूर देख लें, रिविजन भी हो जाएगा। देखिए, ये तो प्रश्न अभी नया है। हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का विकास दर अर्थात GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.8 से 9% के बीच। और केयर रेटिंग एजेंसी एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1993 में हुई है। ये प्रश्न अगला है, ये मैं इसको नहीं, ये नया प्रश्न है, ये 11 नंबर प्रश्न रिपीटेड नहीं है, ये बिल्कुल नया है, कल का न्यूज का है। देश में नदियों का पुनरुत्थान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नदी को जानो। अभी वर्तमान में जो हम लोग के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ही पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से नदी को जानो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के द्वारा नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जल स्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र किया जाएगा और नदी के पुनरुत्थान पर काम किया जाएगा। चलिए, और अगला है, हाँ ये प्रश्न रिपीटेड है, मैं लाया हूँ आप लोग के लिए फिर से कि रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि 11 क्वेश्चन ही ऊपर में था, मिला था हमको आज के न्यूज में, तो थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो भरने के लिए, रिवीजन के लिए आप लोग के लिए 2 प्रश्न फिर से मैं पिछले क्लास से ला दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दृष्टि संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा पहल अपनाया है? विजन फॉर एवरीवन। इस पहल के द्वारा 1.1 अरब वैसे लोग 1.1 अरब वैसे लोग जो दृष्टि संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनका इलाज और सेवा प्रदान किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। चलिए, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म
फार्म कहाँ बनाने का घोषणा हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में। ये प्रश्न मैं 2-3 दिन पहले करा चुका हूँ और हो सकता है आपको अन्य जगहों पर अभी नया बन के ये आज भी मिले, लेकिन हमारे यहाँ ये वेबसाइट पर तो 3-4 रोज पहले और यूट्यूब पर 2-3 रोज पहले ये हम करा चुके हैं। चलिए फिर से, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर दिया है। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म है, तो ये अब बन रहा है इंडोनेशिया में। इससे पहले आप याद किए होंगे सिंगापुर में, तो बात सही थी। अब लेकिन वैसा नहीं है, इससे पहले था ये सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म, अब हो गया इंडोनेशिया में बन रहा है। सिंगापुर के सनशिप ग्रुप और बॉटम इंडोनेशिया फ्री जोन अथॉरिटी के संयुक्त प्रयास से यह स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया का राजधानी जाकर्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। चलिए अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन, अब ये तो 2021 में हो रहा है हालांकि जापान के टोक्यो में, तो इस जब खेल शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहले स्वर्ण पदक इस खेल में किसने जीता है, यही प्रश्न है। तो ये जीता है यांग कियान और ये चाइना से जाने माने निशानेबाज खिलाड़ी हैं। और आईओसी ओलंपिक का आयोजन कराता है, उसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। अब हाल ही में किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन है ये, इसको कई बार मैं करा चुका इधर, आज भी ऊपर मैंने चर्चा किया है, आपको याद जरूर होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य दोस्तों के साथ स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। आपका कोई कमेंट है, बहुमूल्य सुझाव है, क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं तो आप अपना कमेंट भी जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अन्य अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।